चलो बच्चों, तो आज का डिस्कशन हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ना ये चैप्टर में बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स हैं एक्चुअली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज द वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स, है ना। तो ड्रग्स जब अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो ड्रग्स बेसिकली अपन किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? ड्रग्स अपन पढ़ रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग्स वाला ड्रग्स। दो इवन दो इट इज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, इट इज मेंशन्ड कि नार्कोटिक ड्रग्स भी होते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन द मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, सो व्हेन यू से ड्रग, बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन द मेडिसिनल एस्पेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अभी इसमें ना आपकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, इस चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट नीट में आपके क्वेश्चन आता है। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है नीट में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर से। बट बेसिक आपको ना 3 कैटेगरीज याद रख लेनी है। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज आप याद रखेंगे? सबसे पहली कौन सी है? एनाल्जेसिक्स। कौन सी है? एनाल्जेसिक्स। ठीक है, विच इज नथिंग बट पेन किलर। एनाल्जेसिक लिखा रहेगा तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे आप? पेन किलर। ठीक है, दूसरा आप याद करोगे कौन सा? एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है बच्चों? एंटीपायरेटिक, इट इज टू ट्रीट और टू रिड्यूस फीवर। बुखार के लिए जो दवाई होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक दर्द कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार यानी कि फीवर कम करने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? जस्ट वन सेकंड, माय बैटरी इज लो, पीसी का बैटरी। ओके, एनाल्जेसिक हुआ, एंटीपायरेटिक हुआ। तीसरा कैटेगरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या? ये टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज होता है। क्या? टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। अब बायो में आप सबने पढ़ा हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं अपन? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है ना, उसमें पढ़ा है ना। इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस का मतलब कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। ये आप लोगों को बायोलॉजी में काम आएगा, थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बायो में काम आएगा। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में इसका यहाँ पे इस चैप्टर में लेना देना नहीं है, बट इफ़ यू नो द बेसिक्स एज पीसीबी और नीट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड फॉर यू। इन्फेक्शियस डिजीज जो है ना, वो कॉज बाय माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, कोई भी। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा वो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं, है ना, यानी कि कम्युनिटी में स्प्रेड। आजकल कौन सा चल रहा है बहुत? कोरोना, कोविड, है ना। तो कोविड को आप किस में बोलोगे? कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल? किस में रहेगा वो? स्प्रेड होता है ना एक दूसरे से। हाँ, तो अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको और फर्दर कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, कि वो कैसे स्प्रेड होता है ना। तो भाई खाने से फूड, यानी कि आपका फीको ओरल रूट, खाना गद्दे पानी या गद्दे खाने से स्प्रेड होता है, तो वो फीको ओरल रूट हुआ। नेजल ड्रॉपलेट स्प्रेड, जैसे सर्दी खांसी हुई है किसी को, या जैसे कोविड कैसे स्प्रेड होता है? छींकने खांसने से। ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये सब क्या है? इन्फेक्शियस हैं, बट ये आपके ड्रॉपलेट स्प्रेड, कफ या स्नीजिंग से होता है ना, तो वो होता है ड्रॉपलेट स्प्रेड मेथड होता है। फिर एक होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसको आप कंटेजियस भी बोलते हो, है कि नहीं। कम्युनिकेबल में आप कंटेजियस किसको बोलते हो? जैसे किसी को दाद खाद खुजली और आप उसको टच करो, है ना। इवन लेप्रेसी इन दैट केस इज वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल। पर अगर किसी को मलेरिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मलेरिया उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है ना। मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है बच्चों? मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना। तो अगर किसी को मलेरिया हुआ, आप सोचो जरा, लॉजिकली सोचो, आप किसी को मलेरिया हुआ और आप उसको टच करते हो, तो क्या आपको भी मलेरिया हो जाता है? नहीं, तो वो नॉन कम्युनिकेबल में आया ना। तो वो इन्फेक्शियस है पर नॉन कम्युनिकेबल है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग, कि आपको किस तरह से डिसीजेस को क्लासिफाई करना? पर वो किसी भी तरह का हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जो भी हो, उसका इलाज किससे होगा? उसका ट्रीटमेंट होगा एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक्स, है ना।
और एंटीबायोटिक ये शब्द का मीनिंग एक्चुअली ये है कि वो इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करता है, वो तो है ही, प्लस ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया है। मतलब एक माइक्रोब से वो बनाया और दूसरे माइक्रोब को वो मारेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें वैसे दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक्स में। बायो एंड केमिस्ट्री बोथ, दिस चैप्टर इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेयर यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ equal knowledge of chemistry as well as biology, only then it will be helpful for you, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आप लोगों को मैंने बता दिया डिजीजेस के बारे में, और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक के बारे में भी बता दिया। अभी और डिटेल्स हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे वील स्टार्ट कवरिंग द डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है बच्चों। ओके, चलो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और हर क्वेश्चन के साथ में हम लोग और डिटेल्स भी डिस्कस करते जाएंगे, और जैसे हर बार मैं आपको उसका नोट लिख के देता हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द वन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ऑप्शन ए इज क्लोरामफेनिकॉल, option B is penicillin G, option C is ampicillin and option D is amoxicillin। आप देख सकते हो आपको एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन काफी सिमिलर साउंड कर रहे हैं, यस और नो। तो मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स बताता हूं और फिर अपन आंसर उसका फिगर आउट करेंगे। और आपको जैसा मैंने कहा है कि रटने की ऐसा जरूरत नहीं है, कुछ चीजें फैक्चुअल है नो डाउट, बट आपको उसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूं, ठीक है। क्लोरामफेनिकॉल जो है, क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, ये इन्फेक्शियस फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इन्फेक्शियस फीवर आपका मेनली होता है टाइफॉइड, ठीक है, इन्फेक्शियस फीवर जो है आपका मेनली वो होता है टाइफॉइड। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ, क्या लिख के रखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर में ज्यादा करके आपका क्लोरामफेनिकॉल नाम का ड्रग यूज होता है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या लिखा है उन्होंने, ऑप्शन बी लिखा है पेनिसिलिन जी। क्या है? पेनिसिलिन जी। तो ये जो पेनिसिलिन जी है ना, ये बेसिकली आप बोल सकते हो सादा नॉर्मल जो पेनिसिलिन यूज होता है, जो कॉमनली यूज पेनिसिलिन होता है, वो होता है पेनिसिलिन जी। ठीक है, कॉमनली यूज पेनिसिलिन। अभी पेनिसिलिन क्या है जरा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नोट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहली चीज, पेनिसिलिन जो है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट और अदर द अर्लीस्ट एंटीबायोटिक टू कम इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, किसने बनाया था पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था? और मैं डिस्कवर वर्ड यूज कर रहा हूं, इन्वेंट नहीं, ध्यान से सुनना। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। ठीक है, ही डिस्कवर क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है। तो इसने इन्वेंट थोड़ी किया, उसने खुद से थोड़ी बनाया, उसने सिर्फ डिस्कवर किया कि अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पेनिसिलिन बनाता है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से उसने पेनिसिलिन बनाया था बच्चों? कौन से माइक्रोब में से? बहुत सिंपल सवाल पूछा मैंने, कौन से माइक्रोब में से उसने पेनिसिलिन पहली बार बनाया था? एक फंगस था, फंगस का नाम क्या था? फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। क्या? पेनिसिलियम नोटैटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटैटम। आजकल पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्विन से भी बनता है, पर आपको पेनिसिलियम नोटैटम याद रखना है। बात समझ में आ रही है? ये तो बायोलॉजिकल नेम है, आपको दिख रहा है, ये तो ऑब्वियस है ना। मैंने सारे रूल भी फॉलो किए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के। इसको कैपिटल में लिखा जीनस को, स्पीशीज को स्मॉल में लिखा, है ना। अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है बायोलॉजी की, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपके बुक में किंगडम,
जो ये दी हुई है फंगाई, उसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, उसमें ये एग्जाम्पल में पेनिसिलियम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बच्चों, अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो आपको ये याद होनी चाहिए, पेनिसिलियम वहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में। अगर याद नहीं है तो दोबारा एनसीईआरटी बायो की खोल के एक बार चेक करना, ठीक है। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, राइट, और उसमें जो फंगस वाला पार्ट है, उस फंगस वाले पार्ट में 4 सब क्लासिफिकेशन, उसमें पेनिसिलियम एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पेनिसिलिन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ी डिटेल बता दी, इस क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट दो ऑप्शन है उनके बारे में देखते हैं। क्या नाम है नेक्स्ट 2 ऑप्शंस का? एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ठीक है ना। ये दोनों एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन दोनों क्या हैं? ये दोनों सिंथेटिक पेनिसिलिन है। कैसे? ये सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ द पेनिसिलिन है। मतलब ये पेनिसिलिन जो आपका मेन ड्रग था ना, जो पहले बनाया गया था, उसी के लेबोरेटरी में बनाए गए मॉडिफाइड फॉर्म्स है, ठीक है। अब आपको इनके बारे में क्या जानने की जरूरत है, ध्यान से देखना। ये जो क्लोरामफेनिकॉल है, ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। जैसा मैंने बताया, ये टाइफॉइड के लिए यूज होता है, ठीक है, पर ये बहुत सारे इन्फेक्शियस फीवर्स में अलग अलग माइक्रोब्स को मार सकता है। एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन भी दोनों, ये दोनों भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। किस में आते हैं? ये दोनों भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम। जो ये पेनिसिलिन जी है आपका, ये वाला जो है, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आता है बच्चों। किस में आता है? ये नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? कि इसका जो एक्शन है, यानी कि जो इसका इफेक्ट है, जो इसका असर है इस दवाई का, वो सिर्फ 1 या 2 पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही होता है। मतलब बहुत लिमिटेड एक्शन होता है इसका, ठीक है। क्या होता है इसका? बहुत ही लिमिटेड एक्शन होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। चेक करो, क्वेश्चन देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो स्पेक्ट्रम। तो आंसर होगा पेनिसिलिन जी, बिकॉज पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम था, है ना, कि गिन के वो 1 या 2 माइक्रोब को ही मार सकता था, ज़्यादा करके ये ग्राम पॉजिटिव को मारता, मतलब एक टाइप को। तो इसलिए बाकी सारे बनाने पड़े ना। अगर पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता तो हमको एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सही बात है, क्योंकि हमको ज़्यादा रेंज चाहिए था, हमको ऐसी दवाई चाहिए थी जो बहुत सारे बीमारियों में काम आ सके, है ना। तो वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, और साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी पेनिसिलिन के बारे में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में इसको डिस्कवर किया था। आई होप ये क्लियर है बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था नीट के। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना। आजकल इसका टीवी पे ऐड बहुत आ रहा है कोविड के टाइम पे। डेटॉल, है ना, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। क्या नाम है? देखो ध्यान से, जो डेटॉल आप यूज करते हो ना सब लोग घर पे, हाँ, मैं डेटॉल हैंड वॉश की बात नहीं कर रहा, वो जो लिक्विड नहीं आता डेटॉल का, जो अपन पानी में डालते हैं नहाने के लिए, ठीक है, वो क्या है? डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। क्या होता है डेटॉल? आंसर कोई बच्चा भी बता देगा। एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक। डेटॉल इनमें से क्या है? एंटीसेप्टिक, ऑब्वियसली। द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, आंसर इज ए। व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू रियलाइज इज कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल, ये एक्चुअली क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल इज एक्चुअली डेटॉल। अगर इतना पता है तो आंसर बहुत ही 2 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और आपको बाकी 3 ऑप्शन क्या क्या होता है मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में बता दिया कि एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटी एनाल्जेसिक क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ओके, थर्ड वाला देखो। थर्ड क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। अगेन ये बहुत ही लॉजिक से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अगर आपको ये नाम याद नहीं है, वैसे मैं नाम आपके लिए पढ़ देता हूं, मैं आपके स्क्रीन पे है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और पेनिसिलिन, ये ऑप्शन है। देखो ये तीनों किस में एंड हो रहे हैं, ध्यान से देखो। इनका एंडिंग क्या है, इनका एंडिंग चेक करो, एंडिंग क्या है, IN दिख रहा है, IN है ना। ये एंटीबायोटिक्स के जो नाम है आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे। और नोवएल्जिन, ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे बच्चों, नोवएल्जिन, एल्जिन वर्ड में क्या मिला आपको, एल्जिन वर्ड में मिला एल्जीजिया, देखो एल्ज, और एनाल्जीजिया एनाल्जेसिक है कि नहीं। एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं, एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर, है कि नहीं, है ना। और यहां पर आप देखो, आपको सिर्फ वर्ड पढ़ के 4 मार्क फ्री में दिए बेटा, फ्री में। नोवएल्जिन इज एनाल्जेसिक, क्यों है ये, क्योंकि अल्जिया मीन्स पेन, देखो नाम से आपको पता चल गया, बोलो हाँ कि ना। डोलो ऑल्सो मीन्स पेन, डोलो ऑल्सो मीन्स पेन। पेन के लिए 2 शब्द है हमारे पास, अल्जिया भी पेन होता है और डोलो भी पेन होता है। अब आप लोग नोटिस, आप लोग को याद आएगा तुरंत, आपके घर पे डोलो जेल नाम की क्रीम सबके घर पे पड़ी होती है, डोलो जेल। कभी आपको मोच वोच आ गई तो आप लगाते हो, छोटी सी ट्यूब में आती है ना, जैसे मूव है ना, आपको मोच आती है तो आप लगाते हो, जैसे रेली स्प्रे वगैरह, वैसे डोलो जेल करके क्रीम आती है। या फिर डोलो 650 टैबलेट खाते हो आप, छोटा मोटा आपको दांत में दर्द है, सर में दर्द है, तो डोलो 650 खाते हैं लोग। अब बहुत बच्चे ये सवाल करेंगे, करेक्ट, कि एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर में भी यूज होता है ये, है ना। तो जो मेडिसिन हमको मार्केट में मिलती है ना, वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है कि वो फीवर और पेन दोनों में यूज हो सके, ठीक है। तो डोलो आप फीवर में भी यूज करते हो, करेक्ट बात है ना। लेकिन उसका मेन यूज क्या है, अब क्या होता है देखो, डोलो ये वर्ड आ गया तो उसको पेन किलर की तरह यूज करना रहता है, ठीक है, ऐसा फंडा है, समझ रहे हो आप। पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल यानी कि क्रोसिन जो आप यूज करते हो, वो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक है। और एस्प्रिन यानी कि डिस्प्रिन टैबलेट जो आप यूज करते हो सर दर्द के लिए, वो किसके लिए है, वो पेन किलर के लिए। बट ज़्यादातर आपको मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती है उन्होंने कैसे बनाई है, उन्होंने कॉम्बिनेशन में बनाई है कि पेन किलर का काम भी करेगी, फीवर भी रिड्यूस करेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, हम मार्केट में क्या मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो लॉजिक पे नहीं जा रहे हम यहाँ पर एक्चुअल डेफिनेशंस की बात करें। तो एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर रिड्यूसिंग। क्या ये बात क्लियर हुई। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बायथायोनल, ध्यान से देखना, बायथायोनल ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। बायथायोनल नाम का एक एजेंट है जो सोप्स में ऐड किया जाता है। एनसीईआरटी में से डायरेक्टली उठा के लाइन में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। ये 2015 में नीट नहीं हुआ था, AIPMT एग्जाम हुई थी और फिर वो कैंसिल भी हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था, ठीक है। ये उसमें से पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। बायथायोनल, ध्यान से देखना, नाम क्या है, बायथायोनल। बायथायोनल इज एन एंटीसेप्टिक एडेड टू सोप्स, ठीक है, इट इज एन एंटीसेप्टिक एडेड टू सोप्स। बात समझ में आई। तो आंसर देखो ध्यान से, बायथायोनल इज एडेड टू सोप्स एज एन बफरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, सॉफ्टनर या ड्रायर। क्या आंसर आएगा, एंटीसेप्टिक। अब आपको ये देखना ध्यान से, मैंने बोला डेटॉल का जो लिक्विड है उसके अंदर क्या था, ध्यान से देखो आपकी स्क्रीन पे, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियोल। और वहीं पे अगर मुझे साबुन बनाना है, एंटीसेप्टिक साबुन, सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइफ बॉय साबुन, सेवलॉन साबुन आजकल यूज करते हो ना आप लोग बहुत। आप घर पे थोड़ा सा मेहनत करो, साबुन का पैकेट उठाओ, देखो उसके ऊपर लिखा होएगा, उसके ऊपर लिखा है बायथायोनल कंटेनिंग, ठीक है, लिखा होता है उसके ऊपर, लाइफ बॉय,
सेवलॉन, कोई भी आप हैंड वॉश या उसका साबुन सोप उठा के देखो तो आपको मिलेगा उसमें क्या इंक्लूड किया होता है, बायथायोनल। क्या होता है बायथायोनल? बायथायोनल होता है एक एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, इसमें फर्क क्या है बच्चों? ये एक बात आपको नोट करनी है। क्या बोला मैंने? बेसिक आइडिया सीखना, जरा कॉन्सेप्ट सीखना। एंटीसेप्टिक और क्या? डिसइंफेक्टेंट, इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? कोई बता सकता है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस क्या है? दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, ये तो आप बिलीव करते हो, करेक्ट है ना? तो डिफरेंस क्या है फिर? आपको घर में अगर पोछा लगाना है तो आप किससे लगाते हो? डेटॉल से क्या कि फिनाइल से? फिनाइल से। और अगर आपको नहाना है तो आप फिनाइल से नहाते हो कि डेटॉल से नहाते हो? डेटॉल से। तो फर्क क्या समझ में आया आपको? एंटीसेप्टिक ऑन लिविंग सरफेस, ठीक है, एंड डिसइंफेक्टेंट ऑन कॉमन सेंस ऑन नॉन लिविंग सरफेस। समझे? इतने, ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, आप सबको पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकली भी पता होनी चाहिए, है ना? अपन फिनाइल से नहाएंगे और डेटॉल से पोछा मारेंगे ऐसा नहीं है ना, हर एक चीज का अपना यूज होता है। तो डेटॉल है सरफेस पे, स्किन पे लगाने के लिए काम आता है, और फिनाइल जो है वो टेबल पोछने के लिए, जमीन पोछने के लिए काम आता है ना? तो ये दोनों में फर्क है बेटा, ठीक है? इसका भी डेफिनेशन आपको पूछते हैं आपके नीट एग्जाम में, तो ध्यान से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो आंसर, सीधा सीधा आंसर बता लो। 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, सबको आ गया होगा अभी। 6 क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलो पहले 5th कर ले, 5th का देख लेते हैं। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है 5th वाला। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स both will kill microorganisms, but which of the following statements are not true? ऑप्शन ए देखो क्या बोलता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो, डाइल्यूट बोला तो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? बोलो, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा बच्चों? डाइल्यूट बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ी बोला है, तो डाइल्यूट का क्या होगा? वीक। तो ऑप्शन ए देखो ध्यान से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर आ गया 5th का ऑप्शन ए। बट फिर भी अपन जस्ट फॉर श्योरिटी बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। क्या डिसइंफेक्टेंट को हम लोग लिविंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी सही स्टेटमेंट है ना, तो वो अपना आंसर नहीं, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था 5th में। तो डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज, यस। 0.2% ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक while 1% इज डिसइंफेक्टेंट। अब मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के दिया है कि एंटीसेप्टिक लिविंग के लिए है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन आता है। कौन है वो एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है फिनॉल। एक्सेप्शन है फिनॉल। फिनॉल जो है वो दोनों में यूज होता है, मतलब वो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। अगर कम मात्रा में यूज करोगे, बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज करोगे 0.2%, तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करोगे तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। मतलब फिनॉल अगर आप 0.2% डालोगे तो स्किन पे लगा सकते हो, और 1% डालोगे तो नॉन लिविंग सरफेस पे लगा सकते हो। क्या ये गया दिमाग में? तो ऑप्शन सी भी सही है, सही स्टेटमेंट है ना? और डी तो आपको मालूम ही है, डी कहाँ सुना है आपने? डी, क्लोरीन एंड आयोडीन, सबने बच्चों ने सुना होगा। क्लोरीन को हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन में डालते हैं, सबको मालूम है। आप बचपन से सुनते आए अपने माँ बाप से, बेटा स्विमिंग पूल में नहीं जाने का, काला हो जाएगा, आंख में जलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर स्विमिंग पूल के पानी में क्या होता है? क्लोरीन होता है ना। बचपन से सुन रहे हो ना, तुमको वाटर किंगडम क्यों नहीं जाने देते तुम्हारे माँ बाप? ठीक है, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते हैं, अरे नहीं वहाँ क्लोरीन वाला पानी है, मत जाओ, बोलते हैं ना आपके मम्मी डैडी, राइट? तो इसलिए, क्योंकि क्लोरीन डालते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेंट है वो, पानी के अंदर डालते हैं। और आयोडीन वुंड साफ करने के लिए, जख्म साफ करने के लिए अपन यूज करते हैं ना, तो वो भी तो काफी हद तक एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट देखो, हाँ सिक्स्थ वाला आंसर तो सबको आ गया अभी, एकदम डायरेक्ट आंसर है ना। क्या बोला मैंने सिक्स्थ वाले का आंसर बच्चों? सॉरी, ये तो सभी बच्चों को पता है, बीटाडीन में क्या होता है? आयोडीन होता है ना। चलो अच्छा, डेटॉल क्या था? डेटॉल वॉज क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ गया सिक्स्थ का बी। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखें, क्लोरामफेनिकॉल, इसका भी आंसर दे दिया मैंने आपको। 7th क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। क्लोरामफेनिकॉल फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिया है, क्या है देखो क्लोरामफेनिकॉल। आंसर आएगा ABCD, क्या आएगा? दिल्ली, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सीधा सीधा आंसर मैंने आपको दे दिया, क्लोरामफेनिकॉल है ना। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब देखो यहाँ पर जो बच्चे रटते हैं ना, उनका गड़बड़ होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपल इसकी प्रॉपर्टी आपको मुझे बतानी है, तो आप इसमें ये बता पाओगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरामफेनिकॉल में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों? थोड़ा स्मार्टली अगर आप सोचो, आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। OL लिखा है एंड में, देखो OL, तो ऑब्वियसली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सिंपल है ये चीजें, इनके ऊपर ज्यादा आप ये चैप्टर से बहुत बच्चे डरते हैं। सबको लगता है अरे क्या सर इसमें हाई फंडू वर्ड्स है। कुछ हाई फंडू वर्ड्स नहीं है, हर एक वर्ड के पीछे लॉजिक है। क्लोरामफेनिकॉल में अल्कोहल होगा, सबको दिख रहा है ना। और मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये टाइफाइड फीवर वगैरह में ये यूज होता है, तो इसीलिए, है ना। और ये एक एंटीबायोटिक है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा एंटीहिस्टामिनिक। क्या है नेक्स्ट हमारा? एंटीहिस्टामिनिक। इसमें भी आपको बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज चाहिए। व्हाट इज हिस्टामिन? पहले ये बताओ हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज अ केमिकल मीडिएटर बेसिकली। दिस इज रिलीज्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ सेल्स? Released by which cells from your body? From the mast cell, नहीं mast cell. Mast cells. It is released from the mast cells. जब mast cells फट जाते हैं तो उसमें से हिस्टामिन रिलीज होता है। ये हिस्टामिन करता क्या है? तो हिस्टामिन मेनली 2 काम करता है। हिस्टामिन मेनली 2 चीज़ें करता है, 2 इफेक्ट्स लाता है आपके बॉडी में। वैसे बहुत सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं, बट 2 मेजर है आपके सिलेबस के हिसाब से बोलूँ तो। पहला ये काम करता है कि ये एसिडिटी बढ़ाता है। क्या करता है? ये आपके स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाता है। और दूसरा ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस को भी बढ़ाता है। क्या करता है? ये आपके एलर्जिक रिएक्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है। पहले ये समझो। तो जब ये एसिडिटी को बढ़ाता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कि ये बात सोचना कि आई से एंटासिड, क्या बोला मैंने? एंटासिड्स आर मेनली एंटीहिस्टामिनिक्स। ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ कि ना। जो ड्रग हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करेगा तो वो एसिडिटी को भी रोकेगा कि नहीं रोकेगा? कॉमन सेंस की बात हो गई, है ना बच्चों। और एंटासिड्स के आपके सिलेबस में कौन से एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में? तो यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहां पर आपको एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल, ओमीप्राजोल एंड राबीप्राजोल, ठीक है। अगेन इसको प्रैक्टिकली देखना। आपके घर में अगर कोई बीमार है, बड़े बूढ़े हैं आपके, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जो फ्रीक्वेंटली दवाई वगैरह खाते हैं, वो हमेशा साथ में पैन 40 नाम की गोली खाते होंगे। 90% इंडियन घरों में लोग पैन या पेंटोसिड या पैंट, है ना, पैन 40 ऐसी गोली खाते हैं। आप कोई भी मतलब उठा के आप देख लो,
वो पैंटोप्राजोल, अब आपको नाम समझेगा, अच्छा पैन 40 या पैंटोसिड, वो क्या है, पैंटोप्राजोल है। और उसका छोटा भाई है दूसरा कौन सा, पैन डी भी आता है, बहुत सारे आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, पैन समथिंग 40 mg से आता है वो, है ना। उसका भाई है ओमेप्राजोल। तो अजोल, आप नाम देख के रिलेट कर पा रहे हो, एंटासिड्स कौन से हैं, अजोल। अच्छा, एंटासिड्स को ही एंटीहिस्टामिनिक्स भी कहूं, ये भी समझ में आया बच्चों। तो अब मेरे को एट्थ क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, कितना इजी। एट्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। तो मैं आपको हर एक चीज का लॉजिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड हम पूरा लॉजिक समझ रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं अच्छा ये क्वेश्चन है और ये आंसर आप रट लो, ऐसा नहीं है। आप याद रखो ताकि आपको और आगे क्वेश्चंस में भी काम आए। तो आगे आपको कोई ये पूछेगा कि अच्छा व्हाट इज द अदर एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक, तो आप ये बता पाओगे कि वो एंटी एलर्जिक भी होता है, यहां से, है ना, एंटासिड भी होता है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी होती है वो, बरोबर बात है, राइट, है ना। तो वो एंटीहिस्टामिनिक्स में काउंट होता है, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसे हाई फंडू चीज लग रही है तो मुझे बताना। आई थिंक काफी सिंपल है अभी तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैंक्विलाइजर। इंग्लिश का शब्द है ट्रैंक्विल, है ना, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्रैंक्वी, विच मीन्स वेरी वेरी काम एंड साइलेंट, शांत, ट्रैंक्विलिटी, मुझे ना ऐसा, आई नीड सम पीस, ट्रैंक्विलिटी चाहिए, शांति चाहिए। लोग हिमालय चले जाते हैं ना साधना करने, उनको शांति चाहिए होती है, ठीक है। तो ट्रैंक्विलिटी बेसिकली मीन्स शांत करना, ठीक है। बट हम लोग मेडिसिन के टर्म्स में बोले तो आप स्ट्रेस रिड्यूसिंग या फिर इमोशनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने वाले मेडिसिन को भी ट्रैंक्विलाइजर कह सकते हो, ठीक है। अगर उसको मैं आपको बहुत लिटरल मीनिंग में बताऊं तो किसी को शांत करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो होती है ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है बच्चों। यस, किसको शांत करने की जरूरत होती है, ऑब्वियसली जिसको बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है। मैं गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। मतलब इफ समबडी हैज अ मेंटल डिसऑर्डर वेयर ही और शी बिकम्स वेरी एंग्री और वेरी डिप्रेस्ड और यू नो और हैज बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी न्यूज़ में बहुत आ रहा था, 1 साल हो गया ना उसको सुसाइड करके, तो न्यूज़ में बहुत कुछ बता रहे थे, ही हैड मेंटल इश्यूज एंड ऑल दैट, राइट। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को ट्रैंक्विलाइजर्स या सेडेटिव्स दिए जाते हैं। और इसमें से ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने है, प्रोमेथाजीन, वैलियम, नेप्रोक्सेन एंड मिफिप्रेस्टोन। नाम थोड़े चाइनीज साउंड करेंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो, मैं आपको हर एक बता देता हूँ, ठीक है। प्रोमेथाजीन, नेप्रोक्सेन, मिफिप्रेस्टोन और वैलियम, इन सब में से जो एक्चुअल ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है वो है वैलियम। कौन सा है, वैलियम इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल of a tranquilizer. ठीक है, ट्रैंक्विल मीन्स काम और यू कैन से साइलेंट, ओके, इस तरह से। और एक चीज आपने देखी होगी इन मूवीज दे शो, कोई वाइल्ड एनिमल है उसको शांत करने के लिए वो लोग मतलब इंजेक्शंस लगाते हैं या वो डार्ट्स मारते हैं, वो डार्ट्स में भी हेवी डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर होता है, ठीक है बच्चों। ओके, दैट वाज क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे। क्वेश्चन 10 अगेन ध्यान से देखना, ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो रिपीट क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, दैट इज अगेन they've asked you which of the following is employed as tranquilizer, but they have not given you Valium as one of the options. Another option is Equanil. कौन सा है, Equanil। तो आपको ट्रैंक्विलाइजर के 2 एग्जाम्पल याद रखने, कौन से याद रखेंगे आप, एक है वैलियम, दूसरा है Equanil। वैलियम और
इक्वानिल। इक्वानिल कैसे याद रखेंगे? इक्वानिल कैसे याद रखेंगे? इक्वस का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? सुना है ना बायोलॉजी के में इक्वस। इक्वस का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी बोलती है इक्वस का मतलब क्या होता है? इक्वस भी लिखते हैं बहुत लोग। तो ऐसे तो याद रखना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इक्वस का मतलब हॉर्स होता है, तो इक्वानिल जैसे मैंने बताया ना घोड़े का इंजेक्शन उसको शांत करने के लिए दिया जाता है, ऐसे याद रखना। इक्वानिल लिटरली घोड़े को नहीं दिया जाता भाई, इंसानों को देते हैं। मैं नाम याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम जाके बोल दोगे सर ने बोला इक्वानिल घोड़ों के लिए। हाँ, पुराने टाइम में एक्चुअली ट्रैंक्विलाइजर का इफेक्ट चालू वहीं से हुआ था यूज़, जानवरों को शांत करने के लिए। ठीक है, तो इक्वानिल। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोपिक्रिन। व्हाट इज क्लोरोपिक्रिन? व्हाट इज क्लोरोपिक्रिन? तो पिक्रिन ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। पिक्रिन ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है बच्चों, पिक्रिन। ठीक है ना, क्लोरोपिक्रिन की बात करते हैं, दैट इज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। पिक्रिन ये वर्ड आप पिक्रिन या पिक्रिक ये वर्ड देखोगे ना, तो इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। क्या कंटेन करता है ये? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। तो आंसर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आप देखोगे अगर तो। ठीक है, कि क्लोरोपिक्रिन कैसे आता है। तो नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म से आता है। अब ये कैसे आता है देखते हैं ज़रा। ठीक है, मैं आपको इसका रिएक्शन समझा देता हूँ। आपके पास अगर CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3, ये तो सबको आता है ना, CHCl3 प्लस HONO2। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 होता है, बरोबर है। मैं उसको HNO3 की जगह HONO2 ऐसा लिख रहा हूँ, समझ रहे हो बच्चों? सिंपल, आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, राइट। तो यहां पर आ जाएगा आपका, इधर से एक H ले लो, इधर से OH ले लो, ऐसा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बचा? CNO2Cl3। CNO2Cl3, ये जो CNO2Cl3 है ये होता है क्लोरोपिक्रिन। क्या होता है ये? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये होता है क्लोरोपिक्रिन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डायरेक्टली। एनीथिंग दैट कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड पिक्रिन। एक इसमें एक नोट करके रखना, आपको फिनॉल्स चैप्टर में एक बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है जिसका नाम है, क्या नाम है पता है? पिक्रिक एसिड। कैसा दिखता है पिक्रिक एसिड बच्चों? ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होता है ना, उसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे भी बहुत जगह पे आएगा, बहुत जगह पे काम आएगा। हाईली एसिडिक होता है, हाईली एक्सप्लोजिव भी होता है। ठीक है बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिखा के रख रहा हूँ ना, वो आगे के चैप्टर्स में या किसी और MCQ में डेफिनेटली, या फिर कहीं बायोलॉजी में वगैरह काम आएगी। ठीक है ना, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख के रखने का कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी, एस्पिरिन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और ये 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, पर ये बहुत बार आया है और बहुत बार आएगा आपके भी एग्जाम में। ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने के ये फुल चांसेस हैं। एस्पिरिन क्या है? तो पहला तो ये बताओ एस्पिरिन क्या होता है? पेन किलर है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, क्या ये? एस्पिरिन हम लोग कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज एज एन एनाल्जेसिक, पहली बात तो। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल डिस्प्रिन है, आपको पता है डिस्प्रिन आते हैं हेडेक के लिए लेते हैं लोग, है ना। अच्छा, ये एस्पिरिन कैसे बनाया गया? तो एस्पिरिन इज मेड फ्रॉम
फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। किससे बनता है ये? सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड हमारे सिलेबस में कहाँ है? हम कहाँ पढ़ते हैं सैलिसिलिक एसिड? पहले सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लें, कैसा दिखता है सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन की एक रिंग होती है, उसमें OH लगा होता है, बेंजीन की रिंग में एक OH ग्रुप लगा होता है और एक COOH लगा होता है। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे लगा होता है ये? ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो क्या आ जाएगा बोलो? ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी नॉट IUPAC, कॉमन नेम ऑर्थो। अगर IUPAC लिखता तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाता, नंबर लिखता ना IUPAC में, कॉमन में लिखा तो ऑर्थो लिख रहा हूँ। ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजोइक एसिड के। तो इस ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसिलिक, नाम ध्यान से देखना सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइक्लिक मत लिखना गलती से भी, सैलिसिलिक। इस सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करने से एक कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलेट, जिसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हुआ क्वेश्चन 12 का, बताओ बच्चों? ऑप्शन सी। बट आपको नोट करने जैसी चीज क्या है, आपके सिलेबस में कहां पे आता है सैलिसिलिक एसिड? बताओ, ये पता होना चाहिए आपको। सैलिसिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, पता है? प्रोडक्ट ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ alcohols phenols chapter called Colby's synthesis और Colby's reaction। पता है? नहीं मालूम तो ये लिख के रख लो। सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है? कोल्बीज रिएक्शन से बनता है। किससे बनता है? कोल्बीज रिएक्शन से, ठीक है। आपके अल्कोहल फिनॉल्स चैप्टर का, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर का, फिनॉल वाले पार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसका एक दूसरा भी इसके साथ आता है, राइमर टाइमन, नाम सुना होगा, कोल्बीज और राइमर टाइमन, ठीक है। कोल्बीज से बनता है सैलिसिलिक एसिड और राइमर टाइमन से बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। खैर, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने लिख दिया है, उसका दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, विच इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वो क्या बोल रहा है? Which of the following is used as analgesic without causing addiction and mood swings or mood modification? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। Which of the following can possibly be used as analgesic? Analgesic यानी कि पेन किलर, without causing addiction and mood modification, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी दवाई है जो पेन के लिए दी जाती है पेशेंट को, पर उसका एडिक्शन नहीं होता? उसका क्या नहीं होता? एडिक्शन नहीं होता। क्वेश्चन सबको समझ में आया? पहले ये देख लो, क्वेश्चन समझ में आया? ये चारों में से कौन सा ऐसा ड्रग है जो पेन के लिए दिया जाता है पर उसका एडिक्शन नहीं होता? ठीक है, तो पहले दो तो ऑप्शन जो बकवासी है, डायजेपाम और टेट्राहाइड्रोकैटेनॉल, ये दोनों एनाल्जेसिक है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। डायजेपाम तो ये है, बेंजोडाइजेपिन होता है, बेसिकली वो सिडेटिव होता है, यानी कि डिप्रेशन वगैरह या जैसे मैंने कहा मेंटल डिसऑर्डर वगैरह में दिया जाता है। टेट्राहाइड्रोकैटेनॉल भी इट्स वन ऑफ द मेटाबोलाइट ड्रग्स बेसिकली। मेन है हमारा सी और डी को देखना है हमको। सी क्या है? मॉर्फिन। सी क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। मॉर्फिन बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, ठीक है। मतलब द वर्स्ट काइंड ऑफ पेन्स भी अगर होएगा किसी को तो मॉर्फिन से उसका पेन कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट का ऑप्शन डी जो है वो आपने नाम शायद बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा, बट कैन यू गेस व्हाट इट इज?
एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनॉल। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए वैसे। यस यू कैन गेस क्या है। एन, यस इट इज पैरासिटामॉल बच्चों, वेरी गुड, इट इज पैरासिटामॉल, है ना। पैरासिटामॉल जो अपन बोलते हैं ना, कौन सी, क्रोसिन की गोली मालूम है, खाते हो आप, बुखार होता है तो क्रोसिन खाते हो, वो बेसिकली पैरासिटामॉल है। तो ये नाम कैसे आया, देखो पैरा एसिटामॉल ऐसे आया ना, पैरासीटामॉल ऐसे नाम दिया उन्होंने। तो ये जो डी है ये पैरासीटामॉल है। क्वेश्चन को वापस पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला था उसने, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। उसने क्या, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपको कि इनमें से कौन सा है ऐसा पेन किलर जिससे एडिक्शन नहीं होता। क्या आपने किसी को कभी पैरासीटामॉल का एडिक्शन होते हुए सुना है? मॉर्फिन का एडिक्शन बहुत होता है लोगों को, मॉर्फिन का बहुत होता है, बट पैरासीटामॉल का नहीं होता। मॉर्फिन जो है ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है। कैसा है? हाईली एडिक्टिव, हाईली एडिक्टिव। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन नार्कोटिक के नाम से जानते हैं ना, नार्कोटिक। ये पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं ना, नार्कोटिक्स वाले आ गए, है ना। आजकल वही सुशांत सिंह का जो मैंने बोला केस चल रहा था, उसमें भी बार बार न्यूज़ में दिखाता था, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। तो जो अब्यूज ड्रग्स होते हैं ना, जिसकी आदत हो जाती है लोगों को, जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, जो चरसी लोग है ना, जिसको एडिक्शन हो जाता है, तो वो वाले ड्रग्स में आता है मॉर्फिन, ठीक है। और पैरासीटामॉल जो है वो नॉन एडिक्टिव ड्रग में आता है, ठीक है। किस में आता है ये? बेसिकली दिस वन वाज पैरासीटामॉल, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, पैरासीटामॉल, ठीक है। और ये कैसा है बच्चों? ये नॉन नार्कोटिक है, यानी कि नॉन एडिक्टिव। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा हमारा 13 का? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल होगी बात, बहुत इजी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, 14 का आंसर ऑलरेडी दे दिया, थोड़ी देर पहले दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। आंसर बता सकते हो आप। 14 का आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन 1 में ही दे दिया था कि पेनिसिलिन नेचुरली बना था और डिस्कवर हुआ था, बट उसके बाद 2 और उसके सिंथेटिक वेरिएंट्स बनाए गए थे। कौन से? एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। तो ऑप्शन देखो 14 में वो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए सही है कि गलत स्टेटमेंट है? इज इट नेचुरल? इज इट एम्पिसिलिन इज नेचुरल? नो, एम्पिसिलिन इज सिंथेटिक। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन ए हो गया। बट बाकी ऑप्शंस को एक बार चेक भी कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। बी देखो, एस्पिरिन इज बोथ एनाल्जेसिक एज एंटीपायरेटिक। मैंने आज भी थोड़ी देर पहले क्या कहा आपको कि आपके मार्केट में जो आप ड्रग्स मिलते हैं आपको, वो ज़्यादातर ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें पेन किलर और फीवर रिड्यूसिंग दोनों एक्शन होता है, बोला था ना। तो क्रोसिन आप पेन के लिए भी लेते हो, बुखार के लिए भी लेते हो, सेम वे एस्पिरिन आप पेन के लिए भी लेते हो, बुखार के लिए। तो ऑप्शन बी तो सही होना चाहिए, सही है ना, कि भाई एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों है, बरोबर है। Sulfadiazine is antibacterial drug, of course, yes. Sulfadiazine is antibacterial. It's a very popular antibiotic, which is an antibacterial drug. And some disinfectants can be used as antiseptic. Only one actually. Can some be used? No. We did only one option. Yes, phenol. Phenol in 0.2% can be used as antiseptic and 1% can be used as disinfectant. Clear? तो आंसर आपका आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया ऑप्शन ए। और बाकी सब ऑप्शंस भी आपने कंफर्म कर लिए, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप सबको ये समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डायअज़ो कपलिंग, डायअज़ो नाम से यही डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये वाला फैक्चुअल है, ये आप याद कर लेना, सीधा इस आंसर को आप याद कर लेना, ठीक है। वैसे ये अमाइंस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। डायअज़ो कंपाउंड्स जो होते हैं ना, डायअज़ो कंपाउंड्स, ओके, डायअज़ो कपलिंग, ये एक्चुअली अमाइंस चैप्टर में डिटेल में आने वाला है, एनसीईआरटी में दिया है, ऑरेंज डाई, येलो डाई, ये वो। तो डायअज़ो कंपाउंड्स क्या बनाने के लिए यूज होते हैं? ये डाई यानी कि कलर्ड कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। अभी के लिए आप सिंपल इसको फैक्चुअल तरीके से याद रख लो, अमाइंस चैप्टर में इसके रिएक्शन भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। डायअज़ो कपलिंग से क्या बनता है? डाइज बनते हैं। व्हाट इज डाई? DYE, डाई मतलब कलर्ड, पिगमेंट, इंक, है ना।
तो इससे डाइज बनते हैं, यानी कि कलर करने वाले कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, कलर करने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कौन सा आर्टिफिशियल, सॉरी फॉर दैट, कहाँ थे हम लोग, यस। तो इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल एट रूम और रादर कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, सैकरिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज एंड एलिटेम। चार है, कौन सा, सैकरिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज और एलिटेम। ना आप लोग अगर जैसे मेरा वीडियो देखोगे इसका थियरी वाले एक्सप्लेनेशन का, मैंने आपको जो लाइन बाय लाइन मार्किंग करके दी एनसीईआरटी की, उसमें एनसीईआरटी में ये चार नाम दिए हुए हैं ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के। ये क्या होते हैं, ये इनको हम लोग शुगर सब्सटीट्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यस, artificial sweeteners are basically sugar substitutes. Can you think of a situation where these will be very useful? Can these be very useful for diabetic patients? बोलो हाँ कि ना। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बहुत काम का होगा ये, और दूसरा जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी काम का होगा। तो आप लोग जो टीवी पे ऐड देखते हो शुगर फ्री की, शिल्पा शेट्टी की ऐड आती है, पहले बिपाशा बासु आती थी उसमें, है ना। उसमें आजकल एक नई ऐड आई है, वो संजीव कपूर वाली, वो गाजर का हलवा बनाता है ढेर सारी शुगर फ्री डाल के, शुगर फ्री नेचुरा करके आता है ना, राइट। वो बेसिकली उसमें हर एक में अलग अलग टाइप का आर्टिफिशियल शुगर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। पर सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर आप कुकिंग में यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन है बिकॉज सारे के सारे हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहते। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ध्यान से देखना, सैकरिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज एंड एलिटेम, इनमें से एक ही है जो स्टेबल है एट कुकिंग टेम्परेचर, एंड दैट इज सुक्रालोज। कौन सा वाला, ऑप्शन सी है जो सुक्रालोज। तो बाकी सब के बारे में आपको क्या याद करना है, ध्यान से देखना। ये चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, मुझे चाहिए कि आप एनसीईआरटी खोलो और मार्क करके पढ़ो ध्यान से। चारों की कंपेयर टू नेचुरल शुगर कितनी गुना उनकी स्वीटनेस है वो लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। फॉर एग्जांपल एलिटेम जो है वो 2000 टाइम्स ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि नॉर्मल शुगर से 2000 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। मतलब कि जहाँ पे आपको 2 किलो शक्कर डालने पे जितनी मिठास मिलती थी उतनी 1 ग्राम एलिटेम से मिल जाएगी। फंडा समझ रहे हो? तो थोड़ा सा क्वांटिटी में डाल के आपका काम, उतनी मिठास आपको मिल जाएगी। एस्पार्टेम, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज, एक का 2000 है, एक का 550 टाइम्स है, एक का 100 टाइम्स स्वीटर है। तो हर एक का आपको वैल्यू दिया हुआ है, एक 100 टाइम्स स्वीट, 550 टाइम्स स्वीट, 2000 टाइम्स स्वीट, ऐसे दिया हुआ वैल्यूज। तो आपको वो वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, कौन सा वाला शुगर सब्स्टिट्यूट शुगर से कितना गुना ज़्यादा स्वीट है। ठीक है बच्चों, उसके लिए मैंने आपको मार्किंग दी हुई है उस वीडियो में, डायरेक्ट आप देख सकते हो। सिर्फ उतने वैल्यूज, आपको 3-4 वैल्यूज है वो याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछेगा उसमें से। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली, मतलब थोड़ा भी हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो तीनों आ सकते हैं, आप ये लॉजिक दोगे मुझे, क्योंकि आपने 16 का आंसर सुक्रालोज लिखा, तो इसमें तीनों। अब ध्यान से सुनना, सैकरिन और एलिटेम जो है ना वो थोड़ा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, कुकिंग का 100 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट एस्पार्टेम, सी ऑप्शन अगेन, ध्यान से देखना, कौन सा वाला, एस्पार्टेम जो है ना ये बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, एस्पार्टेम इज स्टेबल एट कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड कंडीशंस ओनली। इसका मतलब क्या कि सपोज आपको जैम बनाना है, जैम जिसको आप फ्रिज में स्टोर करते हो, तो आप वहां पर एस्पार्टेम यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? या आपको स्वीट्स बनाने हैं, जैसे हलवाई के यहाँ पे वो
खीर रबड़ी बनाते हैं या गर्म करके, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? सुक्रालोज यूज़ करोगे। तो डिपेंडिंग आपको क्या मटेरियल मैन्युफैक्चर करना है, वो कोल्ड में स्टोर होता है या हॉट सर्व होता है या हॉट स्टोर होता है, तो उस टाइप से आप वो टाइप का आर्टिफिशियल शुगर सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको कोल्ड चाहिए तो एस्पार्टेम, और वेरी हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी चाहिए तो सुक्रालोज। क्लियर है ना? ये चीज़ एनसीईआरटी में से ज़रूर एक बार ध्यान से रीड कर लेना विदाउट मिसिंग। लास्ट के फ्यू क्वेश्चन है, देखो। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायोनिक डिटर्जेंट। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है। नाउ पिछले कुछ डिस्कशन में, पिछले पी ब्लॉक के डिस्कशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। क्या होता है बच्चों हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या था? हार्ड वाटर का क्या स्पेशलिटी था, क्या फीचर था? सोप का लादर यानी कि फोम नहीं बनता है ना, सोप डज नॉट लादर। तो प्रॉब्लम क्या है हार्ड वाटर में? सोप का झाग नहीं बनेगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो आप साबुन को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। सही बात है, साबुन यूज करके फायदा नहीं होगा, है ना? तो जैसे अगर मुझे हार्ड वाटर है मेरे पास, तो नहाने के लिए मुझे नहीं जमेगा क्योंकि मैं साबुन नहीं लगा सकता, तो नहा नहीं सकता, कपड़े भी नहीं धो सकता। तो इसके लिए क्या इलाज निकाला गया? जैसे आप रूरल एरिया में हो, गांव में रहते हो, ठीक है, और आपके पास हार्ड, चलो नहाने के लिए तो आप पानी गर्म कर लोगे, ठीक है, बट आपको बर्तन साफ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए आप बार बार थोड़ी पानी गर्म करते बैठोगे। तो क्या बनाया गया? ऐसे मटेरियल बनाए गए जो हार्ड वाटर में भी लादर कर सकते हैं, और उन मटेरियल्स को क्या बोला? डिटर्जेंट बोला। समझो बात को? तो पहले तो सोप और डिटर्जेंट में फर्क समझो। फर्क समझ में आया सबको? साबुन वो है जो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगा। इजी टू रिमेंबर, सोप सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, है ना? इजी टू रिमेंबर हो गया, है ना? और डिटर्जेंट जो है जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा है ना, एरियल, सब ये जो झाग वाले आपके वॉशिंग पाउडर, या विम बार है ना, या रिन साबुन, आप लोगों ने देखा होगा ना कितना रफ होता है वो, देखा है डिटर्जेंट कितना रफ होता है यूज करना। आप उसको इमेजिन कर सकते हो आप अपने स्किन पे यूज करना? कैंट इवन इमेजिन, राइट? तो वो जो डिटर्जेंट्स होते हैं, they are made in such a way that they will produce lather or foam even in hard water, ताकि आप हार्ड वाटर में कपड़े धो सको और you can wash vessels and everything, cleaning purposes, right? तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हार्ड वाटर में सोप डज नॉट लादर बट डिटर्जेंट डज। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब डिटर्जेंट के टाइप्स देखते हैं। तो डिटर्जेंट के टाइप बहुत ही क्लियर और सिंपल टाइप्स होते हैं डिटर्जेंट के। अगेन ये भी मैंने वो वीडियो में आपको डिटेल में सिखाया है, समझाया है, लाइन बाय लाइन मार्किंग के साथ, बट फिर भी समझा देता हूँ दोबारा। डिटर्जेंट के 3 वैरायटीज हैं। एक होता है कैटायोनिक, तो दूसरा क्या होगा बताओ? एनायोनिक, और तीसरा होगा नॉन आयन। सीधी बात है, एक में कैटायन होता है मेन पार्ट, एक में एनायन होता है एक मेन पार्ट, और एक होता है जिसमें कोई आयन्स नहीं होते। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कैटायोनिक के कैटायोनिक का एक ही एग्जाम्पल दिया, एनायोनिक के 2 एग्जाम्पल दिए, और नॉन आयोनिक का 1 एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और उसमें से सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यानी कि ऑप्शन सी, ध्यान से देखना, ये नीट 2020 में, मतलब पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों, सीधा उठा के एनसीईआरटी से डाला उन्होंने। कौन सा ऑप्शन है देखो, 18th वाला
ऑप्शन सी, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ, चिंता मत करो, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रट्टा मारो, ठीक है, ध्यान से देखो। सीटाइल वर्ड का मतलब क्या है? सीटाइल इज C16H31, नहीं H33। जैसे आप लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लिखते हो ना, तो 16 कार्बन को क्या बोलते हैं? सीटाइल बोलते हैं। पहले ये समझो, समझे कि नहीं समझे? जिसको आप लोगों को हेक्साडेकाइल सिखाया गया था क्लास 11 में, आपने पहली बार जब सीखा था तो हेक्साडेकाइल सीखा होगा, बट एक्चुअली उसको हम लोग सीटाइल कहते हैं, ठीक है, 16 नंबर, ठीक है। सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, अब नाम देखो, आप लिख पाओगे ना इजीली। अमोनियम है मतलब अमाइन का क्वाटरनरी डेरिवेटिव है, थोड़ा दिमाग लगा के बोलो हाँ कि ना। ट्राइमिथाइल मतलब 3 मिथाइल, देखो CH3 CH3 CH3, 3 मिथाइल लगा दिया, एक सीटाइल लगा दो, क्या है? C16H33, ये बन गया स्ट्रक्चर, तैयार हो गया। ये हमारा, अब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो गए तो क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, और ब्रोमाइड ये रहा माइनस चार्ज। क्लियर? ये बना आपका सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, आप देख सकते हो। और इसमें क्या होगा, जब ये ब्रोमीन चला जाएगा तो ये क्या बचा? कैटायन की एनायन, प्लस चार्ज है ना, तो ये क्या बचा? ये आपका कैटायन बचा, है कि नहीं? तो इसीलिए ये कैटायोनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है, ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल है ना बच्चों। आपको अगर ऐसे लिखना है ना, तो अब क्या करो, आप प्लस चार्ज को यहाँ लिखो तो आपको और भी अच्छे से याद आएगा। नाइट्रोजन पे आता है ना प्लस चार्ज, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, काफी इजी। एंड लास्ट वाला बता दो, आंसर फिर से वही आ गया, चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, सेम आंसर आ गया ना। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कैटायोनिक माइसेल्स। माइसेल फॉर्मेशन मतलब डिटर्जेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसको माइसेल फॉर्मेशन कहते हैं हम लोग, बट आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चेक करो, देखो क्या पूछ रहा है वो, इनमें से कौन सा वाला डिटर्जेंट कैटायोनिक माइसेल्फ बनाता है? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन, ऑब्वियसली ऑप्शन डी। ये तो कोई अंधा भी बता देगा ना, अभी तो लिखा ऊपर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड फॉर्म्स माइसेल्स। व्हाट टाइप ऑफ माइसेल्स? कैटायोनिक माइसेल्स। क्या होते हैं? आप सब ने देखा होगा वो एरियल की एड में ना, आजकल वो दिखाते हैं टीवी में कि हमारे पाउडर में है डर्ट मैग्नेट्स, जड़ से वो गंदगी को खींच के निकालते हैं। तो वो जो मैग्नेट ये बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं ना, वो बेसिकली क्या है? माइसेल है। माइसेल इज बेसिकली लाइक अ मैश लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप्स ऑल द डर्ट एंड रिमूव्स इट। ठीक है, अगेन आपको इसको मैं बायो के हिसाब से कोरिलेट करके समझाऊं, क्योंकि आप बायो स्टूडेंट्स हो, आप नीट पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को सिंगर एंड निकलसन का डबल लेयर वाला मॉडल कौन सा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बायो में? याद आ रहा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर एंड निकलसन 1972 उन्होंने दिया था ये। तो उन्होंने वहाँ पर 2 लेयर डबल क्या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिया है, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना, और उसके बीच में प्रोटीन्स ट्रैप्ड होते हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। यहाँ पर डिटर्जेंट में भी सेम होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल का और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी की तरफ अट्रैक्टेड है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना वो कचरे की तरफ, डर्ट की तरफ। जैसे अगर मेरे शर्ट पे समझो कुछ ऑयल गिर गया है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट जाके उस ऑयल को चिपकेगा और फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ वो वॉश ऑफ हो जाएगा। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ माइसेल। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा, बायो से कोरिलेट करके। ठीक है, अगेन इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में वो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से सारे आए हुए हैं। It's not that I have covered only the questions, we have also covered along with the questions the concepts and the main noteworthy points of each of the questions. हर छोटे छोटे टॉपिक के बारे में हमने पॉइंट्स कवर किए कि एंटीबायोटिक में क्या पूछेगा, डेटॉल के बारे में क्या पूछेगा, एस्प्रिन के बारे में क्या पूछेगा, मॉर्फिन के बारे में क्या पूछेगा वगैरह। ठीक है, ऑल्सो प्लीज डोंट डू दिस स्टुपिडिटी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, दे सिट एंड ट्राई एंड
write each and every structure that is given in this chapter, not required. Nobody is going to ask you the structures. ठीक है, 1 or 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, या फिर पिक्रिक एसिड का या क्लोरोपिक्रीन का, ऐसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स है मैंने आपको बना के दिए हैं. सारे हीरो बनने मत जाओ, सारे के सारे स्ट्रक्चर रटने मत जाओ, जितना यहाँ पे करवा रहा हूँ उतना ही ढंग से करके जाओ. इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. आई होप दैट इज क्लियर. यस, ओके, चलो लेट्स फिनिश दिस.